Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Our lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. हे बच्चे पार्टी, कैसे हो सभी? दिस इज कार्तिक शर्मा हियर और अपन इस वीडियो में आज बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, जो कि क्लास 11th का भी एक चैप्टर है और क्लास 12th का भी एक चैप्टर है। क्लास 12th वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स के बारे में समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। 11th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ के साथ आपके डेली रूटीन लाइफ से भी रिलेटेड, ये गेम से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कुछ मनी डोनेट करना चाहते हो एज पर ऑन योर लिमिट, आप कर सकते हो हमें डोनेट। उस मनी को pay2donate@mobiquick.com पर आप वॉलेट में ट्रांसफर करो, या फिर डायरेक्ट नंबर पर ट्रांसफर करो, या फिर बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको बस इसे ट्रांसफर करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें हमारी मेल आईडी, जो कि आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां भेजना है, ताकि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है ना? चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और पहला हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के एम या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला पॉइंट यही आता है इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमें ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन चलाना क्यों पड़ा। एक्चुअल में हम जानते हैं कि हर बंदे के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, और एक सोसाइटी में रहने के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कहीं पर अगर कोई बंदा डिसेबल्ड हो जाता है, वैसे तो हमें डिसेबल्ड नहीं बोलना है उसे, लेकिन आपको एक कंसर्न वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई बंदा किसी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से वो डिसेबल्ड हो जाता है किसी भी अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, तो उससे सोसाइटी से काफी अलग फील होता है कि यार मैं नॉर्मल पर्सन्स की तरह ऐसा नहीं कर सकता हूं। इन्हीं सब चीजों को नेग्लेक्ट, उनकी लाइफ से इन्हीं सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को चलाया। यानी कि ये प्रॉपरली बात करें तो ये टोटली हमारी डेडिकेट है उन बच्चों को, उन इंडिविजुअल्स को जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एम्स के बारे में। एम्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्यों इसे हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं कुछ। द एम ऑफ एडेप्टेड, या हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन भी बोलते हैं, इज टू हेल्प और एड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको डिसेबल्ड बोला था, अब इसे हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, यानी कि उनकी भी अपनी अपनी क्वालिटीज क्वांटिटीज भी होती हैं, यानी कि उनके अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। जरूरी नहीं है वो टोटली डिसेबल्ड है, हो सकता है किसी की आंखें नहीं है तो हो सकता है उसके सुनने के सेंसेस बहुत हाई हों, तो ये क्या है, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, इसलिए हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। ठीक है ना? स्टूडेंट्स टू अचीव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ proportionate to their potential through special या planned program of regular physical education and recreational activities। यानी कि उन बच्चों को भी हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ कराएं एज ए नॉर्मल बच्चा जो होता है, नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, उसके बेसिस से हम उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सारी चीजें वहां पे हम उन्हें ग्रोथ कराएं। ठीक है ना? चाहे वो हमारे स्पेशल प्लान प्रोग्राम्स के थ्रू हमें उन्हें कराना पड़े या कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के थ्रू हमें कराना पड़े, ये उसका एम है। यानी कि उन्हें प्रॉपरली हम कहें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना और फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली और सेफली इन्हें कंडक्ट कराना एक ऐसे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि उन्हें ऐसा भी फील ना हो कि वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर बंधे हुए हैं और यहीं तक उनकी ग्रोथ है। ठीक है ना? अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इंश्योर करता है किसे, इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, यानी कि हर बच्चा जिसकी डिसेबिलिटीज थोड़ी डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसे उसकी स्पेशल नीड्स चाहिए होंगी। किसी के हाथ में प्रॉब्लम है तो वो हैंड से रिलेटेड उसे इक्विपमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना? किसी के पैर में है तो पैर से रिलेटेड चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि हम
इस चीज में सक्सेसफुल होते हैं कि उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उन्हें हम प्रॉपरली देख पाएं, ठीक है ना, प्रॉपरली समझ पाएं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है डेवलप मोटर स्किल्स। अब देखो यार, कई बार क्या होता है कि डिसेबिलिटीज के साथ साथ उनकी मोटर स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इस चीज को हमें उनकी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, या हम कह सकते हैं कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, है ना, उनके कुछ टास्क को परफॉर्म कराने में, जो कि उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी जो मोटर स्किल्स है उन्हें वहां हम ग्रोथ, एक्टिव, अजाइल, सारी चीजें वहां पे हम करा सकते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें तो इनहांस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनल, सोशल, ये सारी जो चीजें थी, ये सारे जो फैक्टर्स से डिपेंड करते हैं किसी भी पर्सन के कॉन्फिडेंस के लिए। तो यहाँ सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वहां पर अगर वो खुद को वीक समझेंगे तो सोसाइटी से उन्हें अलग कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें ये फील ना हो कि उनकी जो कंडीशन है वो उन्हें सोसाइटी से अलग करती है, ऐसा उन्हें फील नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एंसर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। उनके पार्टिसिपेशन के लिए तो हम ज़्यादातर बातें करते ही हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू ही उनकी ग्रोथ और लेवल जो भी है उनका, सारी चीज़ें वहाँ पर इन्हांस हो रही हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें इंप्रूव फिजिकल फिटनेस भी आता है, जिसके अंदर उनकी जो डिफरेंट एबिलिटीज हैं उनके साथ साथ उनकी फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे ग्रोथ की तरफ बढ़ती है, वो भी इंप्रूव होती है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब जब वो इन सारी चीजों से निकल चुके होते हैं तो वो अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को संभालना सीख जाते हैं, और इन्हें हम मोटिवेट करते हैं इस चीज के लिए। प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज। स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज उनके डिसेबल्ड होने की वजह से कम हो जाती हैं, लेकिन इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज होती हैं वो उनके अंदर इंक्रीज होती हैं, जैसे कि सोसाइटी में उन्हें कैसे रहना है, कैसे उन्हें बिहेव करना है, कहाँ उन्हें अपने इमोशंस को शो करना है, ये सारी चीजें नेचुरली उनके यहाँ इंप्रूव होने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स। अब उनकी नीड्स अकॉर्डिंगली, उनके जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग होंगी, तो उसके साथ साथ उनकी जो मैकेनिकल पावर होगी, यानी कि थोड़ी सी इक्विपमेंट्स को यूज करने की टेक्निक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर उनकी नॉलेज इस बारे में भी हम यहाँ पर इंक्रीज करने की हेल्प करते हैं थ्रू दिस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, इसके बाद उनका सोशल एडजस्टमेंट बताया, सोशली सोसाइटी के साथ कैसे वो मिलेंगे घुलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स आता है, इसे मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ओलंपिक मूवमेंट या ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं बस आपको इसकी थ्योरी शो कर रहा हूं, और कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगी देखने से, और मैं इसे एक बार पढ़ भी दूंगा, है ना। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे खोल लेते हैं पूरा। चलो, यहाँ पे क्या है, स्पेशल ओलंपिक्स हैं जो कि यूनेस कैनेडी श्रीवर की सिस्टर, यूनेस कैनेडी श्रीवर और जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर जो है, जो कि यूएसए की फॉर्मर प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे स्पेशल ओलंपिक्स, वो 1968 की जुलाई में हुए थे शिकागो के अंदर। ठीक है ना। 1970 के अंदर आपकी जो यूएस ओलंपिक कमेटी होती है उसने स्पेशल ओलंपिक्स को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया। इन ये पिक्चर से छप गया है इन ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लो, और इसका सिंबल होता है कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये स्पेशल ओलंपिक्स स्पेशली चलाया गया था जो डिसेबल्ड या स्पेशली जो नीड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए ही इसे रन किया गया था। इसका जो लोगो है वो ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और जॉय चिल्ड्रंस एंड एडल्ट के अमोंग जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये शो करता है। साथ में इसका स्पेशल ओलंपिक फ्लेम, जैसे हम फ्लेम ऑफ होप भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद पैरालंपिक गेम्स है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अच्छे से, क्योंकि ये मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। वो लिंक आपको दी हुई है, उन्हें जरूर देख लेना यार। ठीक है ना। तो पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं वो मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कई सारे जो डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो कई सारी इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, और ये हर 4 साल के बाद होता है। और 1960 के अंदर ये फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स रोम में हेल्ड हुए थे। ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करें तो ऑफिशियली 1988 में इसे पैरालंपिक कहा गया था, जबकि वो समर ओलंपिक्स थे जो कि सियोल में हुए थे। ठीक है। स्वीडन में 1976 में पहले विंटर पैरालंपिक गेम्स हुए थे। इसके बाद इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसके मतलब खत्म होने के बाद क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी जो फ्लैग होता है
वो पार्टिसिपेंट कंट्री का वो स्टेडियम में उठा दिया जाता है, ऊपर उड़ा दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, ठीक है। फिर जो पैरालंपिक फ्लैग होता है उसे नीचे टेक डाउन कर देते हैं और सारी चीज़ें ऑफिशियली यहाँ पे होती हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा समझना है तो आप लास्ट वीडियो में जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका मैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। टू enable पैरालंपिक एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर्स एंड एक्साइट द वर्ल्ड। और ये डिजल फोर्ट ने 22 सितंबर 1989 में स्टैब्लिश की थी और ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जर्मनी बॉन के अंदर है। ओके, इसके बाद इट्स मेन एम टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम बिगिनर टू द एलाइट लेवल, यानी कि छोटी सी लेवल से एक अच्छे खासे लेवल तक उनको स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का इसका एक मेन एम होता है। पैरालंपिक गेम्स में और क्या आता है, अवार्ड्स आते हैं। अवार्ड्स में सभी जैसे पैरालंपिक्स खत्म होते हैं तो मेडल्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। कॉम्पिटिटर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते हैं वो विक्ट्री पोडियम पे खड़े करे जाते हैं, अवार्ड दिए जाता है, मेडल्स दिए जाते हैं और उनके जो मेडल्स दिए जाते हैं उसके बाद नेशनल फ्लैग्स ऑफ 3 कंट्रीज आर अनफर्ल्ड एंड हॉस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं तो नेशनल फ्लैग जो 3 विनिंग कंट्रीज होती हैं उनको अनफोल्ड रहने दिया जाता है और हॉस्टेड कर दिए देते हैं, यानी कि उन्हें लगा रहने देते हैं, ठीक है ना, उस ईयर के लिए। और नेशनल सॉन्ग वगैरह होते हैं, गोल्ड मेडल विनिंग कंट्रीज प्लेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। पैरालंपिक मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन, ये पैरालंपिक मोटो कहलाता है और ये 2004 में एथेंस पैरालंपिक्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। प्रायर टू दिस ओलंपिक्स द मोटो ऑफ पैरालंपिक इज माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ये भी था, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज डिसेबिलिटीज़ की हैं जिसके अंदर आपका फिजिकल विजुअल इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स आते हैं, जिनके पास मतलब जो कि मतलब हर स्पोर्ट्स में फॉलो की जा सके या हर स्पोर्ट्स के लिए अलग डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है ना, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका एक स्पोर्ट्स होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ जानी चाहिए। और अगर देखो यार, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लास्ट वीडियो में जाके जरूर देखो यार। पैरालंपिक का टोटल मतलब जो ओलंपिक वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको टोटली एक्सप्लेन किया है मैंने बहुत अच्छे से, उसे जरूर देख लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लैग करके, मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, यहाँ लैग नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, आगे बढ़ेंगे इसमें डीप ओलंपिक्स। देखो इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उस वाले पार्ट में ये नहीं है। देखो डीप से हमें क्या समझ आता है, डीप से समझ आता है जो वो सुन नहीं सकते हैं, यानी कि उनके ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसे पहले डीप ओलंपिक ना कहकर वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ कहा जाता था, जो कि एक बेइज्जती जैसा लगता था, ठीक है ना। इसलिए इसे फिर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द डीप ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सैंक्शन्ड इवेंट इन विच डीफ एथलीट्स कम्पीट एट एन एलाइट लेवल, यानी कि डीप ओलंपिक्स क्या है, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही एक सैंक्शन किया गया एक इवेंट है जिसमें आपके डीप एथलीट्स जो होते हैं वो एक अच्छे लेवल तक यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, देखो डीप ओलंपिक्स के अंदर द स्टार्टर गन्स हो या बल हॉर्न हो, यानी कि ऐसे कमांड्स यूज नहीं होते जो कि हमारी सुनने की क्षमता से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स में जो यूज करते हैं, ऐसी चीजें हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। सिग्नल्स के लिए यहाँ पे विजुअल चीजों का यूज किया जाता है, जैसे फ्लैक्स हुआ या कोई विजुअल लाइट हो गई सिग्नल, है ना, ताकि पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट किया जा सके। ये गेम जो होते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डीफ फर्स्ट इवेंट से ही इसे ऑर्गेनाइज करा रही है और ऑर्गेनाइज हमेशा कराती है। अब यहाँ पे जो डीप ओलंपिक्स होते हैं वो जस्ट द वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक्स के हटके, यानी कि ओलंपिक पहला है जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। डीप ओलंपिक भी ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और यहाँ पे विजुअल सिग्नल्स का यूज किया जाता है ना। और ये गेम जो है वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कहलाते हैं और हैं, ठीक है। जो डीप ओलंपिक्स होते हैं ये भी 4 साल में एक बार ही होते हैं, जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं। जो फर्स्ट गेम्स खेले गए थे वो पेरिस फ्रांस में 1924 में खेले गए थे और जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जो विद डिसेबिलिटीज वो भी 1924 में ही था। ओके, इसके बाद हम 1924 से बात करें तो ये गेम्स जो हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर लगातार कंटिन्यूसली होते आ रहे हैं, लेकिन ये गेम्स 2 बार नहीं हुए थे, जैसे कि ओलंपिक्स नहीं हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, है ना। तो डीप ओलंपिक्स जो गेम्स है ये 1949 में स्टार्ट हुए, ठीक है, 1949 में स्टार्ट हुए, मेंशन दैट। 1924 में पेरिस में ऑन गेम्स फ्रॉम 1924 टू 1960
5 these games were officially called the international games for the deaf, यानी 1924 से 1965 तक इसे हम international games for the deaf कहने लगे. Sometimes these games were called also international silent games. ये MCQ में पूछा जा सकता है कि international silent games किसे बोला जाता था. तो यहाँ पर इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स डीफ ओलंपिक्स को ही बोलते थे. ठीक है ना, यहाँ पे कोई गूंगा वाला बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बहरा वाला बात हो रहा है ना. तो 1966 से 1999 तक इन्हें हम वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ बोला गया. इसके बाद इसे हमने चेंज कर दिया. ठीक है ना, इसके बाद ये वर्ल्ड साइलेंट गेम्स रेफर्ड भी किए जाते थे, कई बार बोले जाते हैं, लेकिन 2001 से हम इन्हें डीफ ओलंपिक्स बोलते हैं. 2001 से 99 तक इन्हें वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ बोला जाता था, या वर्ल्ड साइलेंट गेम्स भी इन्हें कई बार बोल दिया जाता था. अब ये जो डीफ ओलंपिक्स हैं, इनका जो मोटो है वो है इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, है ना. इसके बाद क्या है कि अब तक जो डीफ ओलंपिक है उसने लगभग 36 सिटीज 21 कंट्रीज में होस्ट की हैं, यानी कि इतनी टाइम ये हुआ है ना. The main purpose of Deaf Olympics is provide opportunity to person with hearing disability to participate in elite sport. Okay, इसका ये मेन पर्पस है ना. इसके बाद क्या है कि जो एथलीट्स हैं लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल, ये एक यहाँ पे मेजरमेंट होता है, यानी कि उनकी ईयर की सुनने की जो पावर होती है उसका एक मेजरमेंट होता है डेसिबल के अंदर. तो यहाँ पे 55 डेसिबल तक, एटलीस्ट 55 डेसिबल तक वो जो इन द बेटर ईयर आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, उनका जो सबसे अच्छा कान है उसमें अगर 55 डेसिबल तक ही लॉस है, हियरिंग लॉस है, तो उन्हें अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है ना, ये कंडीशन होती है. हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट्स ईटीसी, यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं होता है कंपटीशन के दौरान, है ना. ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता है कि आपने कान की मशीन लगा ली और दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे जो जैसा है ओरिजिनली वहाँ पर खेला जाएगा. अभी कुछ गेम्स यहाँ पर खेले जाते हैं डीफ ओलंपिक्स में. स्पोर्ट्स इन समर, जिसमें एथलेटिक्स, हैंडबॉल, टाइकवांडो, बैडमिंटन, जूडो, टेनिस, बहुत सारे गेम्स आते हैं. वहाँ विंटर डीफ ओलंपिक्स भी होता है जिसमें आपके मेनली 5 गेम्स होते हैं: अल्पाइन स्कीइंग, आइस हॉकी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्ड या कर्लिंग. ऐसे कुछ गेम्स वहां पर खेले जाते हैं डीफ ओलंपिक्स के अंदर, समर और विंटर के अंदर. जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे डीफ ओलंपिक्स भी होते हैं. ओके, अब आती है बात इंक्लूजन की. तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन जो टर्म है ये एजुकेशन की फील्ड में यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम इसे इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं. ठीक है ना, जब भी इंक्लूजन आपका एजुकेशन की फील्ड में यूज किया जाएगा तो इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे. ओके, अच्छा, इट इज एन अप्रोच टू एडुकेट बोथ नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड एबनॉर्मल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन्हें एक ही साथ पढ़ाया जाए, ऐसा एक ही रूफ के अंदर, सिंगल रूफ के अंदर उन्हें अच्छे से एकेडमिकली या सोशली जितनी भी चीज़ें इंटरेक्ट कराई जाए, फिजिकली या फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम सारे एक साथ कराए जाए, ताकि उनके अंदर एक सोशलिटी बनी रहे, साथ में इक्वलिटी बनी रहे, है ना. दोनों जो नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में कोई भी ऐसा गैप ना रह जाए, कोई भी एक कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, या फिर ऊंच नीच जैसा कुछ फील ना हो. इसलिए कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन हम यूज करते हैं, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन का यूज करते हैं, है ना. इसके बाद क्या करते हैं कि इट कैन बी स्टेटेड दैट इन द एजुकेशन डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन आर एजुकेटेड विद नॉर्मल चिल्ड्रन विद द सेम रूफ. जैसे मैंने बताया कि एक सेम रूफ के अंदर डिसेबल्ड और नॉर्मल स्टूडेंट्स दोनों को एक साथ एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है. यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लाना, एक सभी कम्युनिटीज, सभी क्लासरूम्स को एक साथ लाना, ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है ना. In inclusive education, student with special needs spend most of their time with non-special need students, है ना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो उनके साथ रहेंगे, सोसाइटी में वो बिल्डअप होंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, है ना. Inclusive completely rejects the use of specific school और classrooms to separate student with disabilities from student without disabilities. यानी कि inclusion का जो कॉन्सेप्ट है टोटली ये किसके अगेंस्ट है? आप स्पेसिफिक स्कूल प्रोवाइड करा रहे हो उन बच्चों को जो नॉर्मल नहीं है, और अलग कर रहे हो उनके क्लासरूम्स, उन्हें सेपरेट कर रहे हो नॉर्मल स्टूडेंट से और एबनॉर्मल स्टूडेंट्स को, तो इसके ये अगेंस्ट होता है ना. अब इसकी नीड क्या हुई, क्योंकि जरूरत क्या हुई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स परफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ रियल लाइफ. ऑल स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टू इंटरैक्ट एंड वर्क कलेक्टिवली. मेन चीज है इसकी, ये मेन चीज क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां पर दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को, एबनॉर्मल और नॉर्मल स्टूडेंट्स को, हम एक साथ उनके अंदर इंटरैक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें कलेक्टिवली वर्क करने की एक तरीके से स्किल दे सकते हैं. तो दैट इज
मस्ट नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा फॉर सेल्फ स्टीम, यानी कि अब देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि उनके सोसाइटी में उन्हें थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इमेज वहां पे डाउन हो जाती है कि यार ये इस काम को नहीं कर सकता, ये ऐसा है, उस पर सिंपैथी शो करने लगते हैं। और सिंपैथी जब हम शो करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हम एक तरीके से बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं, तो उनकी सेल्फ स्टीम वहां पे लो हो जाती है, उनकी सेल्फ एफिशिएंसी वहां पे लो हो जाती है। तो जब वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे, तो एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करना है ये चीजें समझेंगे। साथ में उन बच्चों को कभी ऐसा फील नहीं होगा कि वो सोसाइटी से अलग हैं। इसलिए इन दोनों केसेस के अंदर क्या है कि यहां पर हम सेल्फ स्टीम को डेवलप करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का यूज कर रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को, उनकी एबिलिटीज को इंटरेक्ट करने के लिए, साथ में एक दूसरे के सोशल होने करने के लिए हम सेल्फ स्टीम को यहां पर एनहांस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, दूसरा पॉइंट आता है बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको समझाया कि पॉइंट के अंदर कि वहां पर सोशल स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो सोशल बिहेवियर भी वहां पे डेवलप होगा, इंटरेक्शन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में ग्रेटर सेंसिटिविटी आता है, जिसके अंदर आपको हम कह सकते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो स्टूडेंट्स बिना डिसेबल होते हैं, यानी स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज बिकम मोर सेंसिटिव बाय लर्निंग अलोंग विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। दे अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स कैन हर्ट, दे प्रैक्टिस पेशेंस एंड लर्न एम्पैथी, है ना। एम्पैथी की बात हुई है, नॉट सिंपैथी की, यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है एबनॉर्मल स्टूडेंट्स से हटके, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता लगता है कि कैसे स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट के साथ हमें रहना है, कैसे लर्न करना है, उन्हें एम्पैथी कैसे शो करनी है, नॉट सिंपैथी। एम्पैथी अलग है, सिंपैथी अलग है। एम्पैथी का मतलब हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं, जाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, इसकी वजह से नहीं कि वो एबनॉर्मल है, इसकी वजह से कि हमारा ये एक तरीके से ड्यूटी है। सिंपैथी के अंदर सिर्फ हम कह के अरे यार ये तो ऐसा है निकल लेते हैं, जैसे कि रोड पे भूखे लोग रहते हैं तो बहुत सारे क्या कि लोग निकलते हैं ये तो भूखे पड़े रहते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें अंदर से, वो केवल उनके लिए सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी नहीं करते उनके लिए। तो एम्पैथी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी समझ आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाना इंक्लूसिव स्कूल्स के थ्रू बहुत अच्छा एक जरिया हो जाता है ना, ताकि वो एक दूसरे को अप्रोच कर पाए, उन दोनों को अप्रिशिएट कर पाए, उनके डिफरेंसेस को, है ना। इसके बाद बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि किसी भी चीज से बिलोंगिंगनेस रखना, है ना। विद और विदाउट स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं, यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे से वहां पर हमें कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, इससे हटकर एक दूसरे से रिलेशन बनाना, साथ में मेरी चीज ये है, यानी कि मैं इससे दोस्ती रखता हूँ या ये मेरा रिश्तेदार है, तो मतलब ये सब नॉर्मली उन बच्चों के साथ भी हो, ये सारी चीजें, यानी कि उनसे रिलेशंस अच्छे बने रहें, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना सीखें वो बच्चे, ये टॉलरेंस वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव होती हैं। दैट इज फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये एक नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है। हायर एकेडमिक अचीवमेंट, दोनों के लिए एकेडमिक अचीवमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो फ्री फील करेंगे और साथ में एक जैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड उन्हें होगी। इम्प्लीमेंटेशन, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कैसे होगा एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो द राइट टू एजुकेशन इज टू बी मेड इफेक्टिव इन ऑल स्टेट्स सो दैट एवरी चाइल्ड रिसीव्स एजुकेशन एंड थ्रू इंक्लूजन एड्रेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज आल्सो टेकन केयर ऑफ, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंक्लूजन की हेल्प से इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है कि जो स्पेशल नीड्स जो बच्चों को है उनकी भी हम ध्यान रखें और उन्हें भी नॉर्मल बच्चों की तरह फील कराएं। ठीक है, टीचर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज आर टू बी ट्रेन्ड वेल सो दे आर इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड नॉलेज टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि खासकर रूरल एरियाज में भी टीचर्स को वहाँ पे हमें सिखाना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उनको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि उन बच्चे जो स्पेशल नीड है जिन बच्चों को उन्हें भी वो इंक्लूसिव सिस्टम के तहत अच्छे से पढ़ा पाएं, है ना। ये भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कराया गया। रेगुलर एनालिसिस ऑफ स्कूल्स, यानी कि रेगुलरली एनालिसिस कराया जाता है स्कूल्स का, करिकुलम एंड एमेनिटी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, कैसे मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। अब कॉन्सेप्ट इंक्लूजन में आता है हमारा एक और चीज़ कि पेरेंट्स शुड बी टेकन एज अ रिसोर्स एंड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू एनहांस देयर चाइल्ड्स लर्निंग। अगर किसी का बच्चा एबनॉर्मल है तो उसके पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, उनके साथ उन्हें एक नॉर्मल बिहेवियर शो करना चाहिए, ठीक है ना।
प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल, द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉर्मली उन्हें भी करना चाहिए। और जो मतलब रेगुलर जो स्कूल्स होते हैं उसमें कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन मटेरियल्स, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें करी जानी है, ठीक है। सूटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह उनका एग्जाम नहीं करा पाएंगे हम, क्योंकि अगर कोई अंधा है तो उसके लिए एक अंधे वाला पेपर ही लिया जाएगा, है ना। तो ये सारी जो डिसेबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग उनका एक सूटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें आपका एजुकेशन के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, सारी चीज़ें चैलेंजेस वगैरह आते हैं, तो उनके लिए पीरियोडिक एवेल्यूएशन होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद सिंसियर एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप गुड रिलेशन बिटवीन फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट डिसेबिलिटीज, यानी फैमिलीज को भी आगे आना चाहिए, उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। ये नहीं कि यार ये तो लंगड़े के पिता हैं तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। सोसाइटी में रहना है सबको। इसके बाद प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन विद एजुकेशन, स्टूडेंट्स रिलेटेड मटेरियल लाइक यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, अलाउ की जानी चाहिए, सारी फैसिलिटीज सब इक्वल होनी चाहिए, है ना, स्पेशल नीड्स के लिए भी और विदाउट स्पेशल नीड्स के लिए भी। तो ये एक अच्छा इफेक्टिव वे हो सकता है। अच्छा, शुड बी फ्लेक्सिबल, इनकी जो एजुकेशन है शुड बी फ्लेक्सिबल, द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस फील्ड आर, इसका मतलब उनके टीचिंग मेथड्स अच्छे होने चाहिए, मटेरियल्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, है ना, नॉर्मली नॉर्म बच्चों की तरह। और अ स्कूल शुड फॉर्म अ सपोर्ट टीम टू डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर द होल स्कूल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, यानी कि स्कूल को भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी चाहिए। और हमें यह भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी स्कूल टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेस देना चाहिए, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए सभी पॉइंट्स के ऊपर, है ना। चलो अब आते हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN, यानी कि यहाँ पर जो लाइफ में कई सारे लोग होते हैं जिनका रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आते हैं स्कूल काउंसलर, जो कि एकेडमिक और करियर गोल्स में उन्हें ट्रीट करेंगे, उन्हें एग्जामिन करेंगे, उन्हें मार्गदर्शन करेंगे उनके, है ना, उन्हें वे दिखाएंगे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके करियर हो सकते हैं, आपकी क्या क्या यहाँ पर स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें शो करेंगे। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट उनके मूवमेंट्स डिसऑर्डर जो होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है, जो कि आपके केयर स्किल्स जो होती हैं, सेल्फ केयर स्किल्स होती हैं, जैसे ईटिंग हुआ, बाथिंग हुआ, है ना, ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं डेली रूटीन के अंदर, वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करेंगे। ओके, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करेंगे, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि आपके कम्युनिकेशन डिसेबिलिटीज़ के थ्रू या जो आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, उनके ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब इसमें हो गया, है ना। इसके बाद आता है स्पेशल एजुकेटर, जो कि आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एबिलिटीज के थ्रू आपको ट्रीट करेंगे, उन्हें आपको लीड करना सिखाएंगे, उनके साथ टैकल करना सिखाएंगे और उन्हें कैसे अच्छा करना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। अब यहाँ पे आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस मिल गए हैं 1 मार्क के, और सारे क्वेश्चंस आप इसके PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, PDF नीचे लिंक जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, और ऊपर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है shikshakem.blogspot.com, यहाँ आपको जाना है। सर्च बार में अगर आपको पोस्ट नहीं मिलता है तो सर्च बार में बस जस्ट आपको फिजिकल एजुकेशन डालना है, या आपको फिजिकल एजुकेशन के पेज पर चला जाना है, लिंक पे क्लिक करके, वहां से आपको सीधे डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे और डाउनलोड कर लेना PDF के अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ पे आपको 1 मार्क के ये भी मिल गए MCQs, और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन्हें आप PDF में ज़रूर डाउनलोड करो, इन्हें सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से लिए हुए हैं, खासकर सरस्वती बुक से, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको ज़रूर करने चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद।